वज़ीर आज़म भी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अव्वलीन लीडर हैं, सरदार अतीक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, एक तो ये फरमाइएगा कि आज बड़ी अहम डेवलपमेंट रही, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात भी हुई, इससे पहले सदर ज़रदारी साहब के हवाले से भी इक़दामात की बात की गई, लेकिन जो अव्वलीन मुतालबात रखे गए थे, एक तो सर उसका बैकग्राउंड क्या था, और दूसरा ये कि नौबत इस हद तक क्यों आ गई कि इतने एग्रेसिव तरीके से ये तमाम मुजाहरे हुए कि हुकूमत को बैकफुट पर जाना पड़ा। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि ये मौजूदा मुजाहरे हैं, ईद की कॉल आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर एक्शन कमेटी ने दी थी, जो ट्रेडर्स एक्शन कमेटी है, और इसमें मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ शहरों की ताजर तंजीमें हैं, जिनके लोग बड़े अच्छे सियासी समाजी कारकुन हैं, मुहिब वतन लोग हैं, काबिल एहतराम लोग हैं, उन्होंने इसकी कॉल दी थी। लेकिन आपने कहा कि इसका पस मंज़र क्या है, तो पस मंज़र ये है कि आज़ाद कश्मीर में बड़ी देर से इस बात का मुतालबा किया जा रहा था कि जब हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है तो आज़ाद कश्मीर की सारी ज़रूरत 400-500 मेगावाट है, तो इसको मुनासिब नरखों पर दिया जाए और इसके जो इजाफी टैक्सेस हैं वो वापस लिए जाएँ। इसी तरह आटे के बारे में था कि आटे के ऊपर जो सब्सिडी है, जिसे मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने 1970 की दहाई में शुरू किया था, वो सब्सिडी बाद में एक वक्त के साथ साथ कम की गई, तो मुतालबा हो रहा था कि उस सब्सिडी को दोबारा बहाल किया जाए। तो इस तरह के कुछ मुतालबात थे जिनके बारे में माजी में बात होती रही, लेकिन वो बहुत अच्छे अंदाज से अंदर बैठ के बात हो रही थी। और ठीक कहा आपने कि यहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी, इसलिए कि ये मामलात अंदर बैठ के सियासी तौर पर सियासी जमातों के साथ तय होने चाहिए थे। लेकिन ये ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान का इलेक्शन हो रहा है, जब मकबूजा कश्मीर का सियासी स्टेटस बिगाड़ दिया गया है, जब आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी और बेचैनी फैलाई जा रही है, जब हिंदुस्तान का मीडिया आज़ाद कश्मीर के हालात को एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसे वक्त में इस तरह के मुजाहिरों का होना कुछ ज़्यादा खुशहाल बात नहीं है। लेकिन इस सारी बात के बावजूद अच्छा हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और आर्मी चीफ ने बर वक्त मुदाखलत की और बहुत सारे मामलात और मसाइल हल हो गए। बिजली के मामलात भी सेटल हो गए, गंदम के आटे के जो मामलात थे सब्सिडी के, वो भी सेटल हो गए, और ये तय हो गया कि आने वाले वक्त में जो 25-30 हज़ार रुपए की सब्सिडी थी उसको भी अप्रूव कर दिया है मियां शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन ये सारी बात जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसको ठंडे दिल से देखने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि आज़ाद कश्मीर को तजर्बा गाह नहीं है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का नाजुक तरीन दिफाई इसार है। आज़ाद कश्मीर को सियासी यूनिट नहीं है, इंतज़ामी यूनिट नहीं है, इक़्तिसादी यूनिट नहीं है। कायदे आज़म ने इसे पाकिस्तान की शारक करार दिया है और ये कहा कि पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का रास्ता कश्मीर से होकर आता है। तो इन हालात में कश्मीर जो पाकिस्तान का नाजुक तरीन और दिफाई इसार है, उस हवाले से जब इसको देखा जाए तो फिर इसकी आबादी को, रकबे को और इन मामलात को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि देखा जाना चाहिए इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है। नहीं, इसी तरह माजी में अतीक साहब, मुझे एक सवाल की इजाजत दें सर, मैं इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ। सर, ये जो मुतालबात थे, इसमें बिजली और जो आटे से मुतालिक मुतालबा था वो तो चले अपनी जगह, लेकिन इसमें एक बड़ा अहम मुतालबा था, वो ये कि जो अशराफिया के पास जो मराहत हैं वो भी वापस ली जाएं। कोई तकरीबन 8-10 नुकाती एजेंडा था जो कि सामने रखा गया, तो अभी उसमें से मोटी कितनी बातें मानी गई हैं, और ये अशराफिया से जो तबका जो मराहत की बात की गई है, वो आपके ख्याल में कौन सी मराहत है जो वापस लेने की बात कर रहे हैं वहाँ के अवाम? देखिए अभी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने मीडिया को बताया है कि आज़ाद कश्मीर में दुनिया की कम तरीन मराहत हैं पाकिस्तान के किसी सूबे के मुकाबले में, किसी इलाके के मुकाबले में, ये सारी दुनिया के मुकाबले में। किसी के पास अगर कोई चपरासी है, चौकीदार है, कोई गनमैन है, तो ये ऐसी बड़ी मराहत नहीं है कि जिसे आज़ाद कश्मीर का माशी या इक़्तिसादी ढांचा जो है उस पर फ़र्क पड़ता हो। बुनियादी बात बिजली की थी, बिजली के नरखों की थी, बिजली पर ज़ायद टैक्स की थी, फ्यूल चार्जेस की थी कि फ्यूल सर्फ ही नहीं होता तो फ्यूल चार्जेस क्यों लगाए जाते हैं, और यहाँ हाइडल जनरेशन होती है, और फिर लोड शेडिंग जो है उसको क्यों किया जाता है जब यहाँ कई हज़ार मेगावाट पैदा होती है और आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत थी 4-5 हज़ार मेगावाट है। तो बुनियादी बात जो थी, वैसे मामलात मसाइल तो वो दास्तान के लिए, ज़ेव दास्तान के लिए बात कहीं भी तवील की जा सकती है, लेकिन बुनियादी जो मुतालबात है जिनके साथ लोगों का ताल्लुक था, वो मुतालबात बुनियादी आटे की सब्सिडी के थे और इसका बिजली के थे और बिजली के नरखों के थे। और वो अल्लाह का शुक्र है, हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत पाकिस्तान के, तो उन्होंने उस पर 23-24 हज़ार रुपए की सब्सिडी दे दी और वो उस पर मामलत कर दिया है और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बात देखने की ज़रूरत है कि आज़ाद कश्मीर को
पुरअमन रखना कितना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि ये देखा जाए कि आज़ाद कश्मीर को लोगों को सड़कों पर लाकर ये मामला क्यों हल किया गया, इसको अंदर बैठ के हल नहीं किया जा सकता था। कल केपी वाले क्या यही मुतालबा नहीं करेंगे कि भाई पानी हमारा है और फलां बात है और इसमें टैक्सेस का मामला है, कल बाकी सूबे ये मुतालबा नहीं करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कोई अच्छी रस्म नहीं है, अच्छी रवायत नहीं है चीज़ों को अंदरूनी खाना। आज़ाद कश्मीर जिस हालत में आज आप देख रहे हैं, ये जब आज़ाद हुआ है तो उस वक्त आज़ाद कश्मीर में 3 या 4 हाई स्कूल थे। आज आज़ाद कश्मीर का 82% लिटरेसी रेट है। ये हमारे सियासतदानों ने, हमारी सियासी जमातों ने, नजरियाती और फिक्री कारकुनों ने इस सारी बात को एक गोली चलाए बगैर, एक लाश गिराए बगैर यहाँ तक पहुँचाया है। आज क्यों इस बात की जरूरत पड़ गई कि हमें को रेंजर्स की भी जरूरत पड़ती है? हालांकि रेंजर्स लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए कई दफा जाती है, कोई नई बात नहीं है। और हम रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ, FCPC के साथ मुकम्मल यकजहती का मुजाहरा करते हैं। वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, सरहदात पे खड़े होते हैं तो हम आराम से सोते हैं। लेकिन यह है कि इन बातों की हंगामी तौर पर जरूरत क्यों पड़ गई, इन बातों को खामोशी से क्यों पीस टाइम में क्यों रिजॉल्व नहीं किया जाता, सियासी लोगों के साथ बैठ के बात क्यों नहीं की जाती, आज़ाद कश्मीर को गैर सियासी तर्ज पर चलाने का तजर्बा क्यों किया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर से सियासी जमातों को, सियासत को, नजरियात को और सियासी क़यादत को ख़त्म करने का जो सिलसिला शुरू है, ये किसके भले में है, किसके इंटरेस्ट में है? आज सोशल मीडिया पर देखिए कि सारी चीज़ से कौन इस्तेफादा कर रहा है, कौन फ़ायदा उठा रहा है। आज हिंदुस्तान का मीडिया क्या कह रहा है? हर न्यूज़ बुलेटिन में आज़ाद कश्मीर के हालात का जिक्र हो रहा है और क्लिप चल रहे हैं। कोई से पूरा इस्तेफादा करना चाहते हैं और इसको जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खलअंदाजी करार देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को भी, इदारों को भी, माहिरीन को भी, पॉलिसी साज लोगों को भी चाहिए कि वो बर वक्त फैसले किया करें। नहीं, लेकिन अतीक साहब सर मुझे मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अब ये चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, वज़ीर आज़म बने हुए इनको एक वक्त हो चुका है, सबकी म्यूचुअल कंसेंट इसमें शामिल थी तकरीबन जब ये इन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया। सर ये फरमाएं वजह क्या है? ये जो आटे का इशू था, वलीन इशू था डिमांड्स में, लेकिन ये 1 साल से ये इशू मौजूद है। जब आटे का बहरान पिछले साल हुआ था उस वक्त से आहिस्ता आहिस्ता पाइल अप होता गया। वजह क्या है कि जब इतना एग्जेजरेट हो गया उसके बाद हुकूमत को करना पड़ा? और दूसरा, आपके ख्याल में वहाँ और विफाक के दरमियान क्या एक ऐसा कोई मतलब गैप मौजूद है? वजह क्या है कि जो वहाँ के मसाइल हैं वो यहाँ पे सही मायनों में हाईलाइट नहीं हो पाते? देखिए, गुजारिश ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा नाजुक डिफेंस यूनिट है, इसमें 24 घंटे उनको चाहिए कि चीज़ों को अपने दरमियान करीबी तालमेल, इसके दरमियान तालमेल कायम रखना चाहिए और इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जो मरकज़ में हुकूमत है वही हुकूमत बने आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में मैंने गैर सियासी इंतजाम का जिक्र किया तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनका किस जमात के साथ ताल्लुक है ये मैं आपसे पूछता हूँ? किसी जमात से ताल्लुक नहीं है। आज़ाद कश्मीर के मेहमान असम्बली की अक्सरियत जो है वो आज किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? आज़ाद कश्मीर को आज़ादी दिलवाने से लेकर यहाँ पहुँचाने तक आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों ने किरदार अदा किया है। ये गैर सियासी माहौल कायम करने का जवाज़ क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि कौन किस लिए, किसके इंटरेस्ट में है, किसके मफाद में है कि आज़ाद कश्मीर को इस तरह लावारिस लेबॉर्ट्री के तौर पर बना दिया जाए और जो तजुर्बा करना हो आज़ाद कश्मीर को आगे करके उसको तजुर्बागाह बना दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सारे निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान को संजीदगी से इन मामलों को लेने की ज़रूरत है। ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, नजरिया इलाके पाकिस्तान का बेस कैंप है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का बेस कैंप है। इसको उस तनाज़र में देखने की ज़रूरत है और उन हकीकी कुव्वतों को जिनको इस माजी में कमज़ोर कर दिया गया उनको मौका देना चाहिए, काम करने का मौका देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। माजी के तजुर्बात सामने है कि माजी में बदतरीन हालात में भी आज़ाद कश्मीर पुरअमन रहा, लेकिन आज़ाद आज का कोई ख़ास हालात ही नहीं है और इसमें इतनी बदअमनी, इतनी अफरा तफरी, हज़ारों लोग दिन रात सड़कों पर हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी के नारे लगा रहे हैं। और बहुत अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जहाँ मैं जैसे मैंने कहा कि गालिब तरीन अक्सरियत जो है वो मुहिब वतन लोगों की है, हमदर्द लोगों की है, पाकिस्तान के खैरखा लोगों की है, लेकिन इसके बावजूद इस हल्ले गोले में एक एलिमेंट ऐसा है जो इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठाता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ भी बात करने से गुरेज नहीं करता, जो फ़ौज के खिलाफ बात करने से गुरेज नहीं करता, जो तहरीक आज़ादी के खिलाफ बात करने से गुरेज नहीं करता, जो हिंदुस्तान के हक़ में बात करने से गुरेज नहीं करता। तो ये सारी सूरत हाल पैदा नहीं होने देनी चाहिए। इस सूरत हाल का अच्छा, ये मुझे मुख्तसर नजर अतीक साहब फरमा दें। सर अतीक साहब, मुझे अगर ये फरमा दें कि ये जो 23 अरब रुपए फौरी तौर पर वज़ीर आज़म ने मंजूर किए हैं आज़ाद कश्मीर के लिए, एक तो वो, और ये जो बाकी डिमांड्स हैं उसका कोई टाइम फ्रेम रखा गया है सर कि इतने दिन या इतने हफ्तों में हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे? ये कैसे, कोई इसकी डेडलाइन आप लोगों ने रखी है कि इतने टाइम तक हो जाए? जी,
ये उन्होंने फैसला किया है कि ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है और अगले 2-4 दिनों के अंदर से आटे की कीमतें और जो बिजली के बिलात इस महीने जो बिजली के बिलात आएंगे वो सारे के सारे उसी नए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नए फैसले के मुताबिक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अतीक अहमद साहब, साबिक वज़ीर आज़म और कॉन्फ्रेंस के सीनियर तरीन रहनुमा। यकीनन वहाँ की जो मुकामी जमातें थीं उसके साथ साथ दीगर आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी के जो लोग थे उन्होंने भी मिलजुल कर ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये भी अब सोचने की बात है कि पूरा साल लगा और जब बिला आखिर आवाम सड़कों पर निकल आए उसके बाद हुकूमत हरकत में आई और उन्होंने इन तमाम मुतालबात को एड्रेस किया। अगर ये पहले कर लिया जाता तो शायद मसाइल इतने ज़्यादा न बढ़ते। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहाँ हुकूमती चैलेंजेस से निमट रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वहीं एक अहम डेवलपमेंट ये रही है कि उन्होंने अपने ओहदे से जो कि पार्टी सदारत का था इस्तीफा दे दिया है। यकीनन नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता ज़रूर साफ हुआ है और बिला आखिर उनको वही नशिस्त मिलने जा रही है जो माजी में मुख्तलिफ केसेस की वजह से उनको छोड़नी पड़ी थी। लेकिन क्या पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ये काफ़ी होगा या फिर मियां नवाज शरीफ साहब को मजीद मेहनत करना पड़ेगी? इस पर नून लीग का मौक़िफ़ जानेंगे एक ब्रेक के बाद।